टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसकी टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। जो पिक्चर सामने आपको देख रहा है ये मोहनजोदड़ो का जो कैथेड्रल है उसकी एक पिक्चर है। तो कैथेड्रल जो होता था, जो जिसको दुर्ग बोला जाता था, वो हमेशा वेस्टर्न साइड में होता था और इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था जिससे कि लोअर टाउन और अपर टाउन ही बोला जाता था। तो कैथेड्रल होता था वो अपर टाउन के रूप में, अपर पार्ट के रूप में था, क्योंकि उसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स हैं वो इसी कैथेड्रल में मिली हैं। लोअर टाउन के अंदर छोटे छोटे घर हमें मिलते हैं। तो इसलिए माना जाता है जो कैथेड्रल वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई रॉयल सेंटर टाइप इस प्रकार की चीज़ें रही होंगी, यानी राजाओं के लिए या जो बड़े लोग, व्यापारी लोग या बड़े जो लोग होते थे, उनके रहने की सिस्टम वहाँ पे बनाया गया होगा। और लोअर टाउन में जो कामगार हैं या लोअर क्लास के जो पीपल हैं उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं की गई होगी। इसी कैथेड्रल में ग्रेनरी का जो पार्ट बना हुआ था, एक ग्रेनरी जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो भी यहीं पे बना हुआ था, जो कि कैथेड्रल की सबसे लार्ज बिल्डिंग थी। इसमें हमें जो मिला है उसमें टू रोज ऑफ 6 रूम्स की मिली हैं। सेंट्रल पैसेज वे अबाउट 7 मीटर्स वाइड, और ये जो बैक ब्रिक्स है, जो पकी हुई ईंटें हैं, उनसे बना हुआ था। जो स्मॉल ट्रायंगल थे इसमें ओपनिंग के पास, वो इसमें छोड़े गए थे। वो हो सकता है कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए एयर डक्ट के रूप में काम करते होंगे, जिससे कि हवा की आवाजाही हो सके और अनाज को खराब होने से बचाया जा सके। तो इसमें जो माना गया है कि इतनी ऊंची दीवारों में इसके अंदर अनाज कैसे पहुंचाया जाता होगा चारों तरफ जो ग्रीनरी में, तो ये संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको पुलिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी और इसी पुलिंग सिस्टम के द्वारा ग्रेनरी में अनाज को पहुंचाया जाता होगा। ये मोहनजोदड़ो में एक हमें जो दूसरी जो बड़ी बिल्डिंग मिली है वो ग्रेट बाथ है, जिसको ग्रेट पब्लिक बाथ भी बोला गया है, जो कि 7 मीटर विड्थ है इसकी, 12 मीटर चौड़ इसकी लेंथ है, और 3 मीटर इसकी गहराई के अंदर है। इस जो ग्रेट बाथ है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषताएं थी वो ये था कि ये पूरी तरह से जो फिल अप एंड एम्पटी द वाटर ऑफ द बाथिंग पूल की, जैसे मॉडर्न टाइम में जैसे स्विमिंग पूल के पानी को आप फिल करने के बाद खाली कर सकते हो, वैसा ही सिस्टम इसमें भी बना रखा था कि इसको फिल किया जा सकता था, भरने के बाद इसको दोबारा से खाली भी किया जा सकता था। इसके अलावा ये इसके चारों तरफ हैं वो गैलरीज बनी हुई थी, उन गैलरीज में अलग अलग टाइप के बाथरूम भी बने हुए थे। तो जैसा आज हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल में जाने के बाद आप बाथरूम्स में, हो सकता है वहाँ पे वो अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज करने के लिए या कुछ और उसका रीज़न हो सकता है, उसके लिए अलग अलग टाइप के दोनों साइड में कुछ बाथरूम्स भी बने हुए थे। तो द पब्लिक बाथ वाज अटैच्ड टू द मोहनजोदड़ो फोर्ट वेयर अपर क्लास पीपल लिव। तो मोहनजोदड़ो फोर्ट में जहाँ पर अपर क्लास के लोग रहते होंगे वहाँ पर ये पब्लिक बाथ हमें मिला है। तो जैसा कि बहुत सारे रिलीजियस मैटर में आज भी हमारे रिलीजन में जो बाथिंग है उसको एक इम्पोर्टेंट रिचुअल माना गया है, तो कई सारे स्टूडेंट्स नो इसको रिलीजियस रिचुअल्स के साथ भी इसको कनेक्ट किया है, इस पब्लिक बात को। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की हम बात करें तो पहली जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हम नॉर्मल इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल एंड सुरकोटड़ा। तो जो पहली जो सिटी है लोथल है वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो लोथल है वो जो भोगवा रिवर है, साबरमती रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है, उस रिवर के किनारे बसी हुई थी। जो लोथल के अंदर एक हमें बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है, जिससे कि ये लोग बाहर की कंट्री से इनका कनेक्शन रहा होगा, जिससे ये ट्रेड करते होंगे। तो ये डॉकयार्ड का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर हमें लोथल के अंदर कई प्रकार के कारखानों के अवशेष भी मिले हैं, जहाँ पर कई प्रकार के मनके वगैरह बनाए जाते थे लोथल में। ये लोथल का जो डॉकयार्ड यहाँ पे कि लाइफ इन द लोथल 400 ईयर्स अगो, ये आपका मेकिंग किंग, और ये फिर ये ड्रेनेज सिस्टम लोथल का। डॉग्स वर यूज फॉर द ट्रेड ऑफ द बीड्स एंड अदर वैल्यूएबल फॉर स्पाइसेस। यहाँ पे बीड्स का कारखाना मिला है, तो माना जाता है जो डॉकयार्ड था इसका यूटिलाइजेशन भी जो बीड्स है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता होगा। साथ ही यहाँ का जो बाथिंग जो प्लेटफॉर्म है वो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ मिला है, जैसे कि आज नॉर्मल घरों में हम देखते हैं। साथ ही यहाँ का बहुत अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। धोलावीरा का जो लेआउट प्लान है, तो धोलावीरा को ये माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। ये भी गुजरात में स्थित है। धोलावीरा अपने दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो यहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, नाम पट्टिका मिली है, दूसरा यहाँ पे एक वाटर रिजर्व मिला है जिसके बारे में मानना है कि वो एग्रीकल्चर के काम में उसको यूटिलाइज किया जाता होगा। ये धोलावीरा का जो वाटर रिजर्व है जो धोलावीरा साइट में मिला है। दूसरा धोलावीरा में इस वाटर रिजर्व के लिए माना जाता है कि वहाँ पे पहले जो डैम्स बनाए गए होंगे और डैम्स में भी छोटी छोटी जो कैनाल सिस्टम बनाकर इस वाटर रिजर्व में पानी को लाकर रिजर्व किया जाता होगा, स्टोरेज किया जाता होगा।
और उसके बाद उसको बाद में जब एक समर टाइम में जब रेनफॉल नहीं होता है उस टाइम उस पानी को वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम के लिए यूटिलाइज किया जाता होगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि उस माना जाता है कि उस समय जो वहाँ पे सरस्वती रिवर जो अभी लुप्त हो चुकी है उससे किनारे ये सिटी बसी हुई थी। कालीबंगा अपने कुछ चीज़ों के लिए फेमस है कि कालीबंगा में एक तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पे हमें एक एग्रीकल्चर फील्ड मिली है जिसमें प्लोविंग के निशान हैं। दूसरा, कालीबंगा में हमें बहुत सारे फायर आल्टर्स मिले हैं, यानी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो कि वहाँ के रिलीजियस सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट को देती हैं। तो कालीबंगा में जब देखोगे तो स्ट्रीट्स हैं वो नैरो और वाइड स्ट्रीट्स थी। इन स्ट्रीट्स को पूरी तरह से वो चारकोल वगैरह के मिक्सअप से बनाया जाता था ताकि यहाँ पे इजीली जो बैलगाड़ी वगैरह हैं उनको मूवेबल करवाया जा सके। साथ ही कालीबंगा में हमें बहुत सारी क्ले मिले हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज का जो आर्ट वर्क है वो भी यहाँ से मिला है। साथ ही कई प्रकार के टेराकोटा बुल, ब्रॉन्ज बुल मिले हैं। तो बुल से इन बुल की जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमें मोनूमेंट्स मिले हैं, इससे ये माना जाता है कि इन बुल फिगर्स का कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन किया जाता होगा। हड़प्पा, हड़प्पा जो कि अभी पाकिस्तान के मोंटीगोमरी नामक जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं के पास में स्थित है। ये साइड प्लान है हड़प्पा का। हड़प्पा में भी हमें यहीं पे एक रिजर्व मिला है कैथेड्रल के पास, वाटर रिजर्व। हड़प्पा है वो अपने ग्रेनरी किस प्रकार से वहाँ पे जो स्पेशली जो एग्रीकल्चर जो पार्ट होता था, जो ग्रामीण इलाका होता था, वहाँ पे जो ग्रेनरी होती थी उसको किस प्रकार से स्टोर करते थे उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जिस प्रकार से आज हम हमारे घरों पे जो प्लास्टर करते हैं उसी प्रकार से वहाँ भी उस समय जो दीवारें होती थी उन दीवारों को प्लास्टर किया जाता था मड के साथ। उसके भी कुछ एविडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो लास्ट वाली पिक्चर है इसमें आप देख रहे हो कि जो ब्रिक्स है उन ब्रिक्स के ऊपर मड प्लास्टर किया गया है। और जो अपर वाली फिगर देख रहे हो उसमें आप जो ये ब्रिक्स का घेरा देख रहे हो, इस घेरे के अंदर किस प्रकार से वो अपनी ग्रेनरी को स्टोर करके रखते थे वो दिखाया गया। ये मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग की पिक्चर है कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस प्रकार से पूरा कैथेड्रल और उसका जो ग्रेट बाथ है वो यहाँ पे हमें मिला है। अगला जो पुष्करणी में स्पिट्स टैंक्स हैं, एक यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक बहुत बड़ा ह्यूग वेल भी मिला है कैसल के अंदर, जो वहाँ किला था उसके अंदर ये बहुत बड़ा कुआं भी मिला है जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता होगा। साथ ही ये जो रिवर से किनारा था तो रिवर से कई बार जो बैक वाटर में कई बार फ्लड्स वगैरह आती थी तो किले से उस फ्लड के पानी को बाहर निकालने के लिए भी हमें ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे मिला है। अब जो है कि आर्कोलॉजिस्ट ने इतनी सारी चीज़ें जो उनको मिली हैं तो उसका इंटरप्रेशन कैसे करते हैं, वो उससे क्या फाइंडिंग निकालते हैं। तो जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ के लिए माना गया है कि जो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट ग्रेट बाथ है वो नॉर्मली आपके जो रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, उनके लिए उनको यूटिलाइज किया जाता होगा। साथ ही ये यहाँ पे आपका ग्रेनरी वाली पिक्चर भी दी गई है। जो ग्रेनरी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी लार्ज बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक लाइफ ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, ये पूरी सिविलाइजेशन का जो बैकबोन था वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी लोगों की। साथ ही ये जो पूरा का पूरा जो ये सिविलाइजेशन है ये एक इंडस वैली के जो बेसिन था उसके अंदर बसा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल था, साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में पास्चर लैंड था एनिमल्स हस्बेंड्री के लिए, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। साथ ही अर्बन सेंटर्स थे, वो अर्बन सेंटर कहीं ना कहीं जो विदेशों से कुछ एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे थे उसके भी बहुत सारे एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही इस यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट सेंटर मिले हैं। लोथल के अलावा जो चंदूहारो है वहाँ पे हमें पता चला कि चंदूहारो एक छोटा सा स्मॉल सेटलमेंट था, लेकिन यहाँ पे बीड मेकिंग, सेल मेकिंग, मेटल कटिंग और वेट मेकिंग के बहुत सारे कारखाने काम करते थे। सील्स एंड बीड्स, तो सील्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती थी उस समय। नॉर्मली सील्स वर इम्प्रिंटेड ऑन ए वेट क्ले एंड दैट वाज अटैच्ड टू द पार्सल। मान लीजिए लंबी दूरी के व्यापार के लिए आपको कोई भी सामान भेजना है तो उस सामान का जो पार्सल होता था उस सामान को पहले इंटेक्ट किया जाता था और इंटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक वेट क्ले लगाई जाती थी और वेट क्ले के ऊपर फिर सील को इम्प्रेस्ड किया जाता था। अगर वो वेट क्ले बिना किसी मतलब टूटे हुए या बिना किसी उसके इनेक्ट हुए वो पहुंच जाती है तो ये माना जाता था कि सामान को बीच में कहीं भी कोई बिना किसी छेड़छाड़ के सप्लाई कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सील्स हैं वो एक स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काम में दिए जाते थे। इसके अलावा जो वेट सिस्टम था, वेट सिस्टम क्यूबिकल शेप में होता था और ये नॉर्मली एक स्पेशल स्टोन से बना होता था। इस स्टोन को चर्ट नाम दिया गया। टॉयज, जो बच्चों के खेलने के लिए टॉयज भी बहुत सारे हमें मिले हैं, जिसमें आपके बुलक कार्ट टॉयज, ये दोबारा से बुलक कार्ट टॉयज है, बुलक कार्ट है। फिर इसमें ये
उस समय के लोग डाइस के बारे में जानते थे, जिसमें अब डाइस के आप पूरे पार्ट, उनको यही पता था कि डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 जो पार्ट होते हैं। तो उसी प्रकार के डाइस जैसे आज हम यूज करते हैं लूडो में, वैसी डाइस हमें यहाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। ये बच्चों के खेलने के कुछ और टॉयज भी यहाँ पे मिले हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से किया कि उस समय हड़प्पन मेल और फीमेल कैसे दिखाई देते होंगे। दूसरे उनके ऑर्नामेंट्स, यानी कि कई प्रकार के वो गहने भी यूज करते थे साज सज्जा के लिए। तो ऑर्नामेंट्स वो मैन और वीमेन दोनों के लिए मिले हैं, ये नहीं कि केवल महिलाएं ही ऑर्नामेंट्स का यूज करती थी। मेल फिगर है वो भी ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे। जो ऑर्नामेंट्स थे वो नॉर्मली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से बने होते थे। ऑर्नामेंट्स है वो प्रीशियस स्टोन्स के साथ उनको डेकोरेट किया जाता था। ये प्रीशियस स्टोन्स आपके कैरेलिन, लेपिस लेजुली वगैरह जो कीमती पत्थर होते थे, उनसे इन ऑर्नामेंट्स को डेकोरेशन भी किया जाता था। ये कुछ ऑर्नामेंट्स के अलग अलग जो फिगर्स आप देख सकते हो। ये पोइट्री भी वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में मिली है, स्पेशली जो बर्लियर पोइट्री। और ये पोइट्री के हमें ज़्यादातर एविडेंस है वो उस समय के जो ग्रेवयार्ड्स हैं, उन ग्रेवयार्ड्स को जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई की गई है तो उस ग्रेवयार्ड से हमें बहुत सारी पोइट्री के एविडेंस मिले। ये फिर एंड ऑफ सिविलाइजेशन की, इस पूरी सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ होगा, इसके बारे में हिस्टोरियंस हैं उनकी अलग अलग उन्होंने एविडेंस दिए हैं। तो उसी के बेस पे हम डिस्कस करते हैं कि एविडेंस की पूरी सिविलाइजेशन की अंत की क्या संभावना रही होंगी। तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को नहीं दिया गया, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो पहला रीजन दिया गया है वो आपका लॉ ऑफ नेचर है, दूसरा फ्लड, तीसरा अर्थक्वेक्स, फोर्थ है आपका चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ इंडस रिवर, फिफ्थ का प्लेग और सिक्स्थ का फॉरेन इन्वेंशन। तो लॉ ऑफ नेचर की जो थ्योरी दी है वो जो हिस्टोरियन अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी है उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। टॉयनबी साहब का ये मानना है कि कोई भी सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन किसी ना किसी दिन अपने पीक के ऊपर जाती है, यानी अपने उसका डेवलपमेंट का जो हाईएस्ट पॉइंट होती है वहाँ पहुँचती है। और एक डेवलपमेंट के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद उस सिविलाइजेशन के अंदर ऑटोमेटिक रूप से एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो उनका ये मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, डेवलपमेंट की हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, तो उसके बाद उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से उसमें एक इरोजन होना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो गई। और ये नेचर का जनरल रूल है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ने भी फॉलो किया हुआ, ये टॉयनबी साहब का मानना है। कि टॉयनबी ने बोला कि डिके ऑफ ए कल्चर एज इट्स फाइनल स्टेज आफ्टर ए कल्चर इज बोर्न एंड ग्रोज टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एफिशिएंसी। द हड़प्पन कल्चर वाज नो एक्सेप्शन टू दिस जनरल लॉ ऑफ नेचर। उनका टॉयनबी साहब का मानना है कि ये नेचर का जो प्रकृति है उसका एक सामान्य सिद्धांत है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसी प्रकृति के सामान्य सिद्धांत को फॉलो करती है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता पहले शुरू होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप से उसका डेवलपमेंट होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने डेवलपमेंट के हाईएस्ट पीक पे जाती है, और हाईएस्ट पीक पे जाने के बाद उस सिविलाइजेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो इसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी जनरल लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हुए 18 BC के आसपास धीरे धीरे डिक्लाइन होते हुए हमारे सामने से विलुप्त हो गई है। अगला जो रीजन यहाँ पे दिया गया फ्लड्स का दिया गया कि यहाँ पे बाढ़ के कारण सिविलाइजेशन का अंत हो गया होगा। तो बाढ़ के जो रीजन है उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस भी उनको मिले हैं कि मोहनजोदड़ो में हमने देखा है कि जो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में यदि घरों को आप देखोगे तो घर हैं वो एक के ऊपर एक बसे हुए हैं, और उन घरों के बीच में मड की लेयर हमें यहाँ पे मिली है। तो इस मड की लेयर के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है कि यहाँ पे बहुत बाद अलग अलग टाइम पे फ्लड्स आई होंगी, और इन फ्लड से जब यहाँ के लोग परेशान हो गए होंगे तो उन्होंने इस सिविलाइजेशन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसने का फैसला लिया होगा, जिससे कि ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो गई है। The massive floods in the Indus must have been a potent course of the extension of the Harappan culture कि हड़प्पन सभ्यता के समाप्त होने का एक बड़ा रीजन यहाँ पे आने वाली बहुत बाढ़ हो सकती है। The point is proved by the silt clay that covers the collapsed houses at मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें बहुत सारे ऐसे कोलेप्स्ड हाउस मिले हैं, बहुत सारे टूटे फूटे मकान मिले हैं जिनके ऊपर सिल्ट का पूरा क्ले बिछा हुआ है। रिपीटेड फ्लड मस्ट हैव बीन फोर्स्ड द पीपल टू फ्ली द अनडिटेड प्लेसेस एंड सेट अप परमानेंट इनहैबिटेंट एल्सवेयर। तो इस प्रकार बार बार आने वाली फ्लड ने, बार बार आने वाली बाढ़ ने लोगों को मजबूर किया हुआ कि वो अपने घरों को छोड़कर या अपने शहरों को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे उन्होंने अपने सेटलमेंट को दोबारा से शुरू किया होगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस कैम द डिक्लाइन ऑफ दी हड़प्पा, जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने डिक्लाइन की ओर पहुंच गई होगी। अगला अर्थक्वेक का जो सिंपल सा रीजन यहाँ पे दिया गया है कि ये जो पूरा रीजन है ये आज भी सिस्मोग्राफिक रूप से अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, तो इसलिए माना गया है कि यहाँ पे रिपीटेड रूप से अर्थक्वेक्स के वाइब्रेशंस आए होंगे, जिसके कारण ये सभ्यता वो धीरे धीरे पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई होगी। तो ये इसका तीसरा रीजन बोला गया हड़प्पन सभ्यता के डिक्लाइन का। फोर्थ जो रीजन बोला गया वो बोला गया चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर को आज भी हम मानते हैं कि इंडस रिवर है वो टाइम टू टाइम अपने वेज को चेंज करती है। हड़प्पन
जो हिमालय से आने वाले रिवर है वो अपनी ये रिवर फेमस है अपने पाथ को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए सम हिस्टोरियंस एट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर टू द रिवर इंडस चेंजिंग इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली, कि इंडस रिवर है वो फ्रीक्वेंट रूप से अपने कोर्स को बदलती रहती है, जिसके कारण यदि इंडस रिवर ने अपना रास्ते को चेंज कर लिया होगा, अपने वे को चेंज कर लिया होगा, तो जिसके कारण जो इंडस रिवर का जो डेल्टा था जिसमें बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी वो धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो गया होगा। जब फर्टाइल सॉइल समाप्त हो गई होगी, साथ ही वाटर के सोर्स भी यहाँ पे दूर चले गए होंगे, तो धीरे धीरे इस सिविलाइजेशन का जो मेन पार्ट था एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में हेल्प मिलना बंद हो गई होगी, जिसके कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कमी आई होगी, जिसके कारण यहाँ के शहरी सेंटर्स को जो सप्लाई पहले जो गाँव से मिल पा रही थी, जो विलेज सेंटर जो सप्लाई कर पा रहे थे अपने इंडस रिवर डेल्टा के कारण, वो सप्लाई धीरे धीरे समाप्त हो गई होगी, जिसके कारण यहाँ के शहर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए होंगे। तो इसलिए सिंपल सा रीजन ये है कि इंडस रिवर के चेंज ऑफ कोर्स के कारण वाटर सेक्रेसी मस्ट हैव लेड टू द इरोड ऑफ द हड़प्पन पीपल टू द अदर प्लेस, कि वाटर सेक्रेसी यहाँ पे क्रिएट हुई होगी, जिसके कारण जो यहाँ के हड़प्पन पीपल हैं उनको मजबूर होकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा होगा। अगला जो रीजन प्लेग का दिया गया है, जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण पूरा वर्ल्ड को एकदम से लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, तो उसी प्रकार की एपिडेमिक डिजीज हैं वो पुराने एंशिएंट टाइम में भी ह्यूमन बींग्स ने फेस किए हैं। तो उन्हीं में से एक प्लेग एपिडेमिक को भी इसका रीजन कई सारे हिस्टोरियंस ने बताया, जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई होंगी। इसका सिंपल सा जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस का रीजन ये मानना है कि जो मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई है, मोहनजोदड़ो में जब एक्सपेक्शन किए गए हैं, तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर बहुत सारे हमें स्केल्टन्स मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस प्रकार के स्केल्टन जिनको किसी बरियल ग्राउंड में नहीं डाला गया, वो रोड के ऊपर ही हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के स्केल्टन मिला तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे अचानक से कोई महामारी आई हो, और जिसके कारण लोगों को कोई मतलब अपने प्रियजन होते हैं उनको दफनाने का भी टाइम नहीं मिला, और इसलिए ऐसे लोगों के स्केल्टन हमें रोडों के ऊपर मिले हैं। वेन एंड एपिडेमिक लाइक प्लेग विजिट्स ए ह्यूमन हैबिटेशन, इट लीव्स इट्स ट्रायल ऑफ डेथ एवरीवेयर। जब प्लेग जैसी कोई एपिडेमिक बीमारी महामारी किसी भी सोसाइटी में आती है, तो उसके कारण हमें चारों तरफ मौत के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो इसी के कारण द स्केटर्ड स्केल्टन रिमेन्स देयरफॉर लीड्स सम टू एट्रीब्यूट्स इट टू द एपिडेमिक लाइक प्लेग। तो ये जो मोहनजोदड़ो में जो बिखरे हुए गली के अंदर जो बिखरे हुए स्केल्टन्स मिले हैं, जो कंकाल मिले हैं, इसके कारण कई सारे हिस्टोरियंस ने बोला है कि यहाँ पर प्लेग जैसी कोई एपिडेमिक बीमारी के कारण धीरे धीरे लोगों पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया होगा। जो लास्ट रीजन दिया गया है वो फॉरेन इन्वेंशन का दिया गया है, कि कोई बाहर से किसी ने आक्रमण किया होगा। तो इसके लिए माना जाता है कि वैदिक कल्चर से जिन आर्यन का रिलेशन है, क्योंकि ज़्यादातर वैदिक कल्चर है वो भी हमें इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये माना गया कि आर्यन लोग जो कि बाहर से इंडिया में बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों के ऊपर अटैक किया, जिसके कारण ये पूरी सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। इसका सिंपल सा रीजन जो एविडेंस दिए गए हैं वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव द प्रूफ ऑफ जेनोसाइड एंड द स्केलेटन रिमेन्स स्कैटर्ड एवरीवेयर इन दी मोहनजोदड़ो, कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे बहुत सारे जेनोसाइड के एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया गया था, और साथ ही मोहनजोदड़ो में हमें अलग अलग जगह पे बिखरे हुए कंकाल मिले हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेंशन हुआ होगा। साथ ही जब यहाँ पे कोई स्केलेटन मिला, उस स्केलेटन का जब ऑटोप्सी की गई है, जब एक मेडिकल रूप से जब उसका पूरा अध्ययन किया गया, तो ये माना गया कि उसकी जो डेथ का रीजन है वो डेथ का रीजन किसी शार्प ऑब्जेक्ट या वेपन से उसकी डेथ हुई है। अब ये जो हिस्टोरियंस है उनका यह माना है कि जो इंडस वैली के पीपल थे वो तो केवल आयरन के बारे में उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो केवल कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। तो कॉपर और ब्रॉन्ज से इस प्रकार का शार्प ऑब्जेक्ट नहीं तैयार किया जा सकता जिससे कि किसी की मौत हो जाए। तो ऑटोप्सी में माना गया कि जिस शार्प ऑब्जेक्ट से इनकी मौत हुई है वो शार्प ऑब्जेक्ट शुड बी मेड ऑफ द आयरन। तो इसलिए मानना है कि आर्यंस लोग थे वो ही आयरन से रिलेटेड वेपन्स के बारे में जानते थे। तो इसलिए हड़प्पन पीपल्स के ऊपर जो अटैक किया वो इन आर्यंस के द्वारा किया गया था। तो डिफीट द डेथ ऑफ द हड़प्पन पीपल मस्ट हैव केम एट द हैंड्स ऑफ द इन्वेडिंग आर्यन। इसलिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो हड़प्पन पीपल के लोगों की जो मौत हुई है, उनकी जो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे आर्यंस के द्वारा जो इन्वेंशन यहाँ पे किया गया, आर्यंस के द्वारा जो अटैक किया गया, उसका भी एक बड़ा मेन रोल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।